Hello everyone, welcome back to again on your YouTube channel Science Simplified। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, फिज़िक्स का ये चैप्टर है हमारा 10th क्लास में साइंस में। तो जैसे दो हमने केमिस्ट्री के कर लिए थे, दो बायो के कर लिए थे, ऐसे ही अब हमारा ये फिज़िक्स का चैप्टर है, क्योंकि फ़िज़िक्स का अभी कोई चैप्टर नहीं हुआ था। ठीक है बच्चे, तो ये हमने कल मिरर्स का टॉपिक है जो इसमें वो डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने आपको एक क्लास और अपलोड कर दी थी जो मैंने बोर्ड पे समझा रखा आपको। मिरर वाला 7-8 मिनट की क्लास है, वो ज़्यादा नहीं है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है बच्चे, ये जो लो है ना, वहाँ मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, एंगल बना के, प्लेन बना के, वो सब कुछ आपको दिखा रखा है। ओके जी। और दूसरा उसमें फिर हमारे पास ये कुछ टर्म्स आई थी, तो टर्म्स भी आपको जब बना के दिखाते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ आती है एज़ कम्पेयर टू कोई मैं आपको वहाँ पे इमेज दिखा दूँ या फिर वो कर दूँ। इमेज तो यहाँ है ही नहीं है बुक में, लेकिन जब टीचर अपने हाथों से बना के दिखाता है ना, आई थिंक तब बच्चे को ज़्यादा पता लगता है। ठीक है, एज़ पर माई नॉलेज। ओके बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है जो कल वहाँ तक किया था, एक्टिविटी आई थी एक। हाँ, क्योंकि क्लास ना फिर ज़्यादा लेंथी होने लग गई थी। तो एक्टिविटी देखो ये क्या है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए आपने। ठीक है बच्चे, डायरेक्टली देखते हो ना तो आइज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, वो बहुत शार्प होती है जो उसकी वो है। ठीक है जी। और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, या फिर जो मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसमें से भी आपको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। इट में डैमेज योर आइज़, वही है ना कि ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, हम एक एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए कि सनलाइट का इफ़ेक्ट कितना होता है। होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सन। आपने क्या लेना है, अपने हाथ में एक कॉनकेव मिरर ले लेना है, और जो कॉनकेव मिरर का जैसे एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ना, एक पॉलिश होता है, तो रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट को आपने सन की तरफ करना है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट को आपने सन की तरफ कर देना है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। मिरर के पास आपने फिर क्या करना है, एक पेपर रखना है। ठीक है, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा लगा लो, तो आपने वो रखना है। किस तरीके से रखना है कि वो जो सनलाइट है डायरेक्ट उस पर पेपर पर भी पड़े। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। तो आपने क्या करना है, आपने वो जो शीट ले रखी है ना, पेपर ले रखा है, उसको थोड़ा आगे पीछे मूव करके देखना है। कब तक मूव करोगे आप उसको, जब तक आपको वो सनलाइट का इफ़ेक्ट ना दिखे उस पर। इफ़ेक्ट कैसे दिखेगा, वहाँ पर एक छोटा सा गोल गोल सा निशान बन जाएगा। ठीक है, एक स्पॉट बन जाएगा वहाँ पे लाइट का। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन। ठीक है, ये नहीं है आप बार बार उसको हिलाते रहोगे, इस तरीके से करना है कि वो उसका जो फोकस है अच्छी तरह उस पर हो, कंसंट्रेशन हो वहाँ पे। ठीक है, इन द सेम पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वट डू यू ऑब्जर्व। तो मेरे तो याद है जब हम होते थे ना 9th-10th में, मतलब हमारे टीचर ने हमें बताया था, तो क्लासरूम में ही ये एक्टिविटी हमने की भी थी। सर हमें वहाँ पे एक कॉनकेव मिरर दे के चले गए थे, और रिसेस टाइम में जैसे हमने ये एक्टिविटी करके देखी थी, और हमने क्या देखा था कि वो जो पेपर था वो बर्nt हो जाता है काफ़ी देर अच्छे से फोकस करवा के अगर रखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, ये आपके बुक वाले भी ऐसे ही बता रहे हैं कि जो पेपर होता है एट फर्स्ट बिगिनस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से धुआं निकलता है। इट में इवन कैच फायर, अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही रखोगे ना उसको तो वो फायर भी कैच कर सकता है। वाई डज़ इट बर्न, अब वो क्यों हुआ है बर्न बच्चे, ये बताओ। अच्छा, अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि सनलाइट की तरफ डायरेक्ट आइज़ नहीं करनी चाहिए, और फिर हमने वो जो डायरेक्ट पेपर कर रखा है फिर उसका भी तो नुकसान होगा। और नुकसान होगा इन द सेंस, मतलब देखो इतनी ज़्यादा ये शार्प होती है जो सनलाइट होती है, इतना इफेक्ट इसका वो होता है। लाइट फ्रॉम द सन इज़ कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, कन्वर्ज होता है कि एक ही पॉइंट पर मिलना, इकट्ठा होना। ठीक है, एक पॉइंट पर मिलती है, शार्प होती है, जहाँ पे वो ब्राइट स्पॉट बनाया था मिरर ने। ठीक है जी। और वैसे होता क्या है कि ये जो स्पॉट ऑफ लाइट है ये इमेज होता है सन की। ठीक है, तो सन की वैसे तो इमेज ले नहीं सकते, तो ये देखो ऐसे होती है सन की इमेज।
फ़ोन का कैमरा ऐसे करके कभी सन की इमेज लेने की कोशिश की है किसी ने? बड़ा इंटरेस्टेड होता है ये भी। मून की तो ले लेते हैं सारे, है ना, बहुत फ़ोटोज़ पोज होते हैं मून की। तो वो सन की देखी है किसी ने ऐसे ट्राई की है? मुझे बताना भाई कमेंट बॉक्स में अगर किसी ने कभी सन की इमेज ऐसे ट्राई की हो और फ़ोन में आती हो। ठीक है, तो सन की इमेज ऐसे आती है। देखो कितना अच्छा मेथड बता दिया। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ मेन मोटिव क्या था हमारा, ये पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट करने का, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है उसको हमने डिफ़ाइन करना था। कल मैंने जब आपको बोर्ड पे ही समझाया था कि रे कैसे रिफ्लेक्टेड होती हैं, तो मैंने बताया था कि सभी रे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं, ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं, और उसी पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। तभी उसको फोकस बोलते हैं कि सभी वहाँ पे फोकस करती हैं, वहाँ से ज़रूर पास होती हैं। ठीक है बच्चे। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसनट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। ठीक है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, सनलाइट है जो कंसनट्रेट हो गई है एक जगह पे, उससे पेपर इग्निशन हुई है, पेपर उससे जला है। ठीक है बच्चे। और वो जो डिस्टेंस होती है इमेज की, ठीक है, एक तो हमने मिरर रखा है, एक हमारी इमेज बनी है, तो वो हमें वैल्यू देती है फोकल लेंथ की। ओके, जैसे एक तो हमारा था पी पॉइंट पोल, और फिर ये हमने एफ डिफाइन कर दिया फोकस। तो आपकी जो पी से एफ की है ये होती है आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, और ये तकरीबन हाफ होती है जो आपकी पी से सी की होती है। ठीक है, तो एफ है जो बिल्कुल सेंटर में होता है पी और सी के। आगे पढ़ेंगे भी हम, इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आता है एक। ठीक है बच्चे। उसके बाद है ये ऑब्जर्वेशन को ये रे डायग्राम से बना रखा है, कनकेव मिरर के लिए भी दिखा रखा है और कन्वेक्स के लिए भी दिखा रखा है। साइड में जो डायग्राम है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है बच्चे, कॉनकेव मिरर का भी दिखा रखा है और कन्वेक्स का भी। तो नंबर ऑफ पैरेलल रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं जो मिरर के ऊपर फॉल करती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है, उनको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। और वो सभी इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जैसे ये डिफाइन करना भी आ जाता है पेपर में, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। शायद इन टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में ये ही ना हो। ठीक है, अभी मेरे ध्यान नहीं मतलब प्रॉपरली तो, बट लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में है या एन टेक्स्ट में। चलो आगे आ ही जाएगा वो। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन आएगी, तो फोकस हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे सभी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने कॉनकेव मिरर की बात की, सेम कॉन्सेप्ट हमारा किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। प्रिंसिपल फोकस को वहाँ पे भी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और जो पोल की और फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्मॉल एफ आ जाए तो ये आपका होगा फोकल लेंथ, और अगर आपका आ जाए कैपिटल एफ तो ये आपका होगा फोकस पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, ये लार्ज स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे हमने एक स्फीयर का पार्ट कट किया था ना मिरर को बनाने के लिए, वो बात बोल रहा है ये यहाँ पे। ठीक है जी, यानी कि जो सरफेस होता है सर्कुलर आउटलाइन होती है उसकी, और जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ओके, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ओके बच्चे, जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम में बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे जो आपकी ये है ना एम एन, ये देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में जो आपका ये एम एन है ये आपका अपर्चर है, ये आपका क्या है बच्चे, यहाँ पे अपर्चर है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमारी ये पूछ रहा है अब कि क्या कोई रिलेशन भी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो बच्चे स्फेरिकल मिरर्स के लिए जिनका स्मॉल अपर्चर होता है, तो जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, मैंने अभी बताया भी था शायद आपको, वही बात है ये, यहाँ पे अब पॉइंट वही आया है कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होती है ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है जी, यानी कि जो आर है आपका वो क्या होगा 2f, आर आपका क्या होगा यहाँ से बच्चे 2f। ये हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है स्फेरिकल मिरर का वो लाई करेगा बीच में किसके, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ओके बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये टॉपिक है आपका लाइफ टाइम काम आने वाला। कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में रिफ्लेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो आपके यूजेज से आते हैं, कनकेव कन्वेक्स मिरर के या लेंसेज के यूज़ में से आ जाते हैं, ठीक है। और एक ये आपका इमेज वाला आता है, वो मिरर किया जाए या लेंस किया जाए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते होते हैं। और यहाँ इसका क्वेश्चन तो आपकी बार तो शायद नहीं आया बड़ा, तो आपकी बार तो वो जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट भी कर रखा था, महक ने, कि मैम पावर को डिफ़ाइन करना आया था वहाँ पे, और एक और था पता नहीं कौन सा, लेंस फार्मूला, पता नहीं मिरर फार्मूला, एक फार्मूला पूछ रखा था 2-2 नंबर में। जैसे पिछली बार तो 2-2 नंबर में आ गए, मार्च अभी 25 में जो एग्ज़ाम हुए थे। नेक्स्ट टाइम क्या पता इसका 4 मार्क्स में 4 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाए, इमेज फॉर्मेशन पूछ ले, अलग अलग वो दे के, पोजिशन दे के, ठीक है जी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो वैसे तो मैं यहाँ पर एक बार आपको स्टडी करवा दूँगी कि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे बनेगी, लेकिन मैं आपको ये बना के भी दिखाऊँगी इमेजेस, और इसके लिए बोर्ड पे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी हमें एक और, ठीक है बच्चे। तो कोई बात नहीं, इस क्लास के साथ आपकी वो क्लास भी आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है जी। बस चैनल को विज़िट करते रहा करो। जैसे हम चैनल को ओपन करते हैं ना, तो वीडियोज़, शॉर्ट्स, ये सेक्शन डेली खोल के देखा करो, ठीक है जी। और वीडियोज़ में जैसे लेटेस्ट खोल के देख लिया, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर में हमने इमेज की बात की थी ना, कि वो इरेक्ट बनती होती है, लार्ज बनती होती है, हमने ये बताया था लेटरली इन्वर्टेड होती है वो, और वो वर्चुअल होती है, ठीक है जी। हमें ये भी पता है कि नेचर, पोजीशन या फिर साइज है जो इमेज का वो कैसे होता है। अब इमेज फॉर्मेशन हमने देखनी है मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, वो तो हमने प्लेन में बात कर ली थी, अब हम स्फेरिकल में देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट करें, हमारे जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती हैं, वो रियल बनती हैं या फिर वर्चुअल बनती हैं, वो एनलार्ज होती हैं मतलब बड़ी बनेंगी या फिर छोटी बनेंगी, ठीक है, या फिर सेम साइज़ की बनेंगी। तो यहाँ ये एक्टिविटी तो इसी के लिए बता रखी है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से हम ये टेबल में मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताती हूँ पहले, ठीक है। तो देखो हमारे पास पता क्या होता है, ये एक्टिविटी जो कर रखी है नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज के लिए बता रखी है ये। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। और फिर उसकी रिलेशन लेनी है हमने पॉइंट PFC के साथ। तो इमेज जो फॉर्म होती हैं वो रियल होती हैं कुछ पोजीशंस के लिए, और वर्चुअल होती हैं 1-2 पोजीशंस के लिए ही। कनकेव मिरर की मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। इमेज आपकी या तो बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है या फिर वो सेम साइज भी हो सकती है, वो सब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये आपको टेबल दे रखी है इसके लिए, और ये जो टेबल है अभी मैं सिर्फ आपको इसको याद करने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि आप लोग इमेज बनाना भी सीख जाओगे ना, फिर भी आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आपकी वो है इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकस पे। इन्फिनिटी सबको पता है जो दिखाई ना दे, फोकस भी आपको पता है, ठीक है। जो F पॉइंट अभी डिफाइन किया था हमने वो। इमेज का साइज़ क्या होगा, अब काफ़ी दूर कोई चीज़ होती है, जब आप उसको देखते हो तो आपको कैसी दिखाई देती है, वो छोटी नहीं दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ना आपने घर की छत से टावर पे पक्षियों को बैठे देखना, टावर होते हैं ये आपके, तो पक्षियों को बैठे देखते हैं कितने छोटे छोटे से दिखते हैं, पक्षी तो दिखते भी नहीं बल्कि इंसान भी बहुत छोटे छोटे दिखते हैं जब वो ऊपर चढ़े होते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज है जो हाईली डिमिनिश होती है, पॉइंट साइज होती है, और होती वो रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड होती है। अच्छा ये याद रखना, अगर कोई इमेज रियल है ना तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अगर वर्चुअल है तो उसके साथ इरेक्ट आएगा, ओके। उसके बाद है इन्फिनिटी के बाद हम आए बियॉन्ड सी, ठीक है जी। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसका डायग्राम ये है। जैसे
सी पॉइंट है, फिर एफ पॉइंट है, फिर एफ पी पॉइंट है। तो पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर सी के पीछे जाएंगे हम, फिर हम सी पे आएंगे, फिर हम एफ और सी के बीच में जाएंगे। इस तरह से पोजीशन है जो फर्दर मूव करती है वो। ठीक है, तो देखो बियॉन्ड सी जब हम गए हैं तो हमारी जो पोजीशन है इमेज की वो क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है जी। और साइज़ कैसा होगा, बहुत छोटा, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, फिर हम सी पे बनाएंगे। पहले मैंने वही बताया ना, बिल्कुल उसके सीरियल वाइज चलेंगे। सी के पीछे और रखा था पहले ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को सी पे ले आओ। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं हम तो इमेज हमेशा सेंटर पे ही बनती है और सेम साइज़ की बनती है और वो रियल और इन्वर्टेड ही होती है। ओके जी। फिर हमने रखा ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो सी पॉइंट के बाद एफ पॉइंट है तो उनके बीच में भी जगह है एक, तो सी और एफ के बीच में इमेज बनी थी हमारे ऊपर, हमने सेकंड पॉइंट किया था। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी वहाँ पे, बियॉन्ड सी थी। अब यहाँ पे पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की क्या ले रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, है ना, बिल्कुल रिवर्स। जब बियॉन्ड सी हमने लिया था आपकी बनी थी एफ एंड सी के बीच में। अब हमने ले लिया एफ एंड सी के बीच में तो आपकी इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। ठीक है, वहाँ डिमिनिश थी बहुत, यहाँ एनलार्ज होगी। यहाँ क्या होगी बच्चे, एनलार्ज, काफ़ी बड़ी होगी। और क्या होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आपकी एफ़ पे। एफ़ पे हमारी इमेज बनी थी जब हमने ऑब्जेक्ट को लिया था इन्फिनिटी पे। अब हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं एफ़ पे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, इन्फिनिटी पे। और वो कैसी बनेगी हमारी, हाईली एनलार्ज। क्या होगी वो, हाईली एनलार्ज। यहाँ पे पता क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट टू केस होते हैं स्मॉल साइज़ में, तो थर्ड में सेम आ जाता है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर काफ़ी बड़ी। ठीक है जी। उसके बाद है रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। फिर हम आते हैं यहाँ एफ़ पे। एफ़ पे अगर है तो इन्फिनिटी पे होगी इमेज की पोजीशन है जो आपकी, और कैसी होगी, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम आ गए बिल्कुल पोल के पास में, पोल और फोकस के बीच में हम इतना पास में चले गए तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो उसके मिरर के पीछे नहीं जाके बनेगी, तो इमेज उसकी बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और इमेज का साइज़ क्या होगा आपका, हाईली एनलार्ज। क्या साइज होगा बच्चे, हाईली एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर होगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। सॉरी, इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। जो मिरर के पीछे बनती है ना वो वर्चुअल बनती है, जो सामने बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है बच्चे, वो बाय मिस्टेक ऊपर वाले के चक्कर में बोला गया, फोकस वाले में। ओके जी। अब ये इमेज की रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। देखो ए है जो, ये आपका इन्फिनिटी वाला है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जो इसमें पॉइंट है वो फोकस दिखा रखा है। ठीक है जी। फिर हमारा बियॉन्ड सी, फिर बियॉन्ड सी की जो इमेज है वो बनेगी एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पे ये इमेज दिखा नहीं रखी, जस्ट रेज की वो रिफ्लेक्शन दिखा रखी है, पॉइंट उससे ले रखा है ये। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है ना जो ये यहाँ दिखा रखी है इमेज। देखो भाई, इमेज ये होती है जो जैसे ए बी आपको ऑब्जेक्ट दिखाया है यहाँ, और फिर ए डैश बी डैश से हम इमेज दिखाते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट को लिया हमने इन्फिनिटी पे ए बी, और आपकी इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस पे। ठीक है जी। पॉइंट इमेज है वो, यही बोला था ना, हाईली डिमिनिश होगी, बहुत छोटी होगी। फिर ऑब्जेक्ट को लिया बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनती है आपकी, बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट रे फोकस में से पास करेगी, सेकंड सेंटर में से गई, सेंटर में से ही पास करेगी, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुई हैं, एफ एंड सी के बीच की पोजीशन पे, जिसको हमने ए डैश नाम दिया है। तो ये आपकी होगी ए डैश बी डैश। फिर हमने पढ़ा था सी पे है आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज सी पे ही बनेगी। फर्स्ट रे गई फोकस में से पास, सेकंड रे गई वो आपकी फोकस में से ही पास। ठीक है जी, रिट्रेस बैक कर लिया उसने जो अपना पाथ है। और थर्ड रे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ से ले रखी है ये। ठीक है जी, थर्ड नहीं ली हमने, टू रेज ही ले रखी हैं। देखो फर्स्ट है आपकी ए डी फिर आपकी जाती है डी ए डैश। ठीक है, एफ से पास होते हुए। सेकंड हमने यहाँ ली है ए ई, फोकस में से तो वो गई है, रिफ्लेक्ट हो के तो वो ई ए डैश इधर गई है।
समझ रहे हो ना बच्चे, ये ई ए डैश, तो दो दो रे ही हम यहाँ ले रहे हैं। दोनों की दो इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई जाके, ए डैश पॉइंट पे, तो ए डैश बी डैश उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को लेना है बिटवीन एफ एंड सी। जितना हम मिरर के पास जाते हैं ना, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाएगा, इमेज का बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है हमारा, तो फर्स्ट जो रे गई है ए डी, ये आपकी फोकस में से पास होके सीधा चली गई। सेकंड जो हमने लिए रे वो है हमारे पास, ये ए एम की तरफ गई है और रिट्रेस बैक कर लिया इसने अपना पाथ। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे आ जाती है एम ए डैश की तरफ, इंटरसेक्ट होगी ना बियॉन्ड सी। कहाँ पे जाएगी बच्चे ये, बियॉन्ड सी। ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई रेज की जो डायरेक्शन है ऐसे ली है हमने। फोकस में से तो देखो एक रे पक्का पास करेगी, जो फर्स्ट रे हम लेते हैं, सेकंड को ही ध्यान रखना है। बाकी मैं जब इसको बोर्ड पे करवा दूँगी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ईजी भी लगेगा। ठीक है, उससे आप बनाना सीख जाओगे, ये बनाने आने बहुत ज़रूरी हैं। फिर हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को फोकस पे। अब देखो ये दोनों की दोनों रे हैं जो फर्स्ट जो रिफ्लेक्ट हुई है और जो सेकंड हुई है, क्या कहीं पे ये मीट हो रही हैं आपकी, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं होती। ठीक है, और कहीं पे मीट ना होना मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनना। और फिर लास्ट केस है जो हमने यहाँ पे लिया है पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को। इसमें जो इमेज है देखो मिरर के पीछे बनी है, देख रहे हैं सभी बच्चे। और मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तक जो हमारी बनी थी सभी वो क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके जी, तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अब है हमारे पास यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर्स का ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं अपने घर में, तो वो हम करते हैं टॉर्च लाइट जो होती हैं। ठीक है, टॉर्च जो अंधेरे में यूज़ की जाती हैं देखने के लिए, एक सर्च लाइट होती हैं। सर्च लाइट पता कौन सी होती हैं, वो देखा आपने डिस्कवरी पे, ये सर्च सी करते रहते हैं, मतलब नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं जंगलों में जाके अंधेरे में। तो इनके ना ऐसे हेड के ऊपर से एक लाइट लगी होती है, उसको सर्च लाइट बोलते हैं शायद। ठीक है, और जो आपकी व्हीकल की हेडलाइट होती हैं, एक तो आपकी ये साइड व्यू मिरर बोलते हैं जिसको, रेयर व्यू मिरर। एक आपकी होती है जो आगे की साइड लगी होती है, उसको हेडलाइट बोलते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करती हैं वहाँ से। तो ये और एक हो गया आपका शेविंग मिरर, क्योंकि शेविंग मिरर में भी क्या होता है, फेस की बड़ी इमेज देखनी होती है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें बड़ा देखना होता है ना, तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमें इमेज लार्ज देखनी हो तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। तो ये भी मतलब आप लोग देख सकते हो, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी किसका यूज़ करते हैं बच्चे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं, ताकि जो वहाँ पे पेशेंट के टीथ की इमेज है जो बड़ी देख सकें। और फिर है हमारे पास लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। जो सोलर फर्नेसेस होते हैं ना, ठीक है, जैसे सोलर फर्नेसेस को समझने से पहले सोलर प्लेट्स का देखो। सोलर प्लेट्स पे सनलाइट पड़ती है और वहाँ से चार्जिंग होती है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। और यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट भी है हीट प्रोड्यूस करने वाला, तो वो सोलर फर्नेसेस में होता है। उसमें कैसे होता है, कॉनकेव मिरर है जो यूज़ किए जाते हैं, जो सनलाइट है वहाँ कॉन्सेंट्रेट करती है और हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इस तरह से सोलर फर्नेसेस की वर्किंग होती है। तो अभी जब हमने चैप्टर शुरू किया, एक एक्टिविटी वहाँ पे बताई थी ना, तो ऐसे ही बताई थी ना वो एक्टिविटी मैंने आपको। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से होता है ये हमारे पास। तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर के यूजेस। ओके जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में और व्हीकल्स हेडलाइट में। हेडलाइट है ये व्हीकल्स की, ये ध्यान रखना। ठीक है, व्हीकल्स में और भी कई जगह लाइट होते हैं और वहाँ कन्वेक्स मिरर भी आएंगे। क्यों यूज़ करते हैं हम इनको, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो एमर्ज होती है, बाहर निकलती है। और शेविंग मिरर में हम इनको यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट इनको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और जो लार्ज कनकेव मिरर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेसेस में। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आज हमने कनकेव का कर लिया, कल की क्लास में हम कॉन्वेक्स का कर लेंगे। कनकेव का अभी आपको बोर्ड पे बना के भी समझाऊंगी मैं। ठीक है जी, तो इसी क्लास के साथ ही बस वो 5-7 मिनट की क्लास ही रखा करेंगे, ज़्यादा नहीं।
क्योंकि फिर अगर मैं ये आपको बुक में से ना पढ़ाऊँ, ये PDF ना लूँ, तो आपको ये रहता है कि हमारी थ्योरी स्किप होगी, बुक में तो पता नहीं क्या है। बच्चों को वहम है ना, बस बुक में ही है सब कुछ जो कुछ है। अगर टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा से अगर यही चैप्टर मैं बोल बोल के वैसे पढ़ा देती ना बोर्ड के सामने खड़ के, तुम्हें ये हो जाता हमारा तो छूट गया जैसे कुछ। तो ये आपकी तसल्ली के लिए ही सामने बुक रखी जाती है, ठीक है। और ये भी है बच्चे, देखो बिल्कुल एक एक टॉपिक का नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं होता, तो स्किप हो भी जाता है कई बार। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी लॉस हो, ठीक है बच्चे। तो ये इसीलिए ये थ्योरी यहाँ से करवा दी जाती है, और जो ऑन बोर्ड वर्क होता है वो मैं बोर्ड पे ही करवाऊँगी। कोई बात नहीं, वो मेरी हेडेक है कि मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ती है, फिर दोबारा से अपलोड करनी पड़ती है। वो आपकी कोई हेडेक नहीं है, वो मेरी हेडेक है। आपको मटेरियल सारा मिलेगा और बिल्कुल बेस्ट मिलेगा, ठीक है बच्चे। बस ये है कि आप लोग कनेक्ट रहा करो, वीडियोस को देख लिया करो और कमेंट कर दिया करो कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मेरे लिए तो बस आपका इतना काम ही ज़रूरी है, और पढ़ भी लिया करो। ये नहीं है कि यूट्यूब पे देख ली और फिर वो गई पारो पार। पढ़ भी लिया करो, जो काम करवाया जाता है उसको लिख के देखा करो, पढ़ के देखा करो, समझ के देखा करो, ठीक है बच्चे। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी ना, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। बाकी मैं प्लेलिस्ट है जो चैनल पर वो भी बना दूँगी साथ के साथ ही। तो अगर एक आध दिन की आपकी स्किप भी हो जाती है कोई बात नहीं, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।